नमस्ते। आज हम एक ऐसे देश पर बात करने वाले हैं जो अक्सर खबरों में तो रहता है, पर शायद हम उसे उतना गहराई से नहीं जानते। बेलारूस। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से काफ़ी जानकारी है और कोशिश यही है कि इस पूर्वी यूरोपीय देश को थोड़ा बेहतर समझें, है ना? जरूर। एक स्पष्ट तस्वीर बनाना जरूरी है। तो आज हम देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और हाँ, वहाँ की संस्कृति भी। कोशिश रहेगी कि जो आम धारणाएं हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़कर बात करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बेलारूस को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में ये आजाद हुआ। हाँ। और इसकी लोकेशन, मतलब ये जमीन से घिरा हुआ देश है, कोई समुद्री किनारा नहीं। 5 देशों से सीमाएं लगती हैं: रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। अच्छा, 5 देश। हाँ, ये स्थिति इसे यूरोप में एक बहुत अहम जगह पर रखती है। और इसका इतिहास तो मतलब कई सदियों का है, साम्राज्यों का बनना बिगड़ना। आज हम इन्हीं सब पहलुओं को जोड़कर देखेंगे। चलिए कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं पहले। राजधानी तो मिन्स्क है। हाँ, मिन्स्क। और भाषाएं आधिकारिक तौर पर 2 हैं, बेलारूसी और रूसी। लेकिन मैंने पढ़ा कि असल में लोग रूसी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। आधिकारिक तौर पर दोनों हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में शहरों में रूसी का चलन कहीं ज्यादा है। इस पर बाद में और बात कर सकते हैं। ठीक है। और मुद्रा है बेलारूसी रूबल, BYN। जी। आबादी लगभग 94 लाख है, 2024 का अनुमान। और एरिया करीब 2,07,000 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक बात और, इसका पुराना नाम व्हाइट रशिया था। इसका क्या मतलब है? हाँ, व्हाइट रशिया या बेलारूस। बेला मतलब सफेद, रूस मतलब रश। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई बातें हैं, कोई एक पक्की वजह नहीं पता। अच्छा। कुछ लोग इसे पुराने कबीलों से जोड़ते हैं, कुछ पारंपरिक सफेद कपड़ों से, कुछ दिशाओं से। लेकिन हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये नाम इसे बाकी पूर्वी स्लाविक इलाकों से अलग पहचान देता रहा है। दिलचस्प है। और जैसा आपने कहा, ये लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ जमीन। उत्तर में लातविया, लिथुआनिया। हाँ, यूरोपीय संघ के सदस्य। पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड। यहाँ की जमीन ज्यादातर मैदानी है, पर जंगल बहुत घने हैं ना? बिल्कुल, यूरोप के फेफड़े भी कहते हैं इनको। और हजारों झीलें हैं, दलदली इलाके भी हैं, जमीन भी काफी उपजाऊ है। यहाँ दिलचस्प बात क्या है इस भौगोलिक स्थिति में? देखिए, सिर्फ जमीन से घिरा होना ही नहीं, किन देशों से घिरा है ये बहुत मायने रखता है। एक तरफ है रूस, जिससे गहरे ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक रिश्ते हैं। दूसरी तरफ है पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, जो EU और नेटो के सदस्य हैं। तो बेलारूस हमेशा से पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल जैसा रहा है, या कहें कि एक टकराव बिंदु जैसा। अच्छा, हाँ, ये तो है। इसकी लोकेशन ही इसकी भू राजनीति तय करती है एक तरह से। और वो जो उपजाऊ जमीन और जंगलों की बात हुई, वो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ गए हैं। कृषि, लकड़ी उद्योग, इस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आपने कहा सदियों की कहानी है। हाँ, काफी परतदार है। 9वीं सदी के आसपास ये कीवियाई रूस का हिस्सा था, जो पूर्वी स्लाव लोगों का पहला बड़ा राज्य था। फिर मध्य युग में ये लिथुआनिया के ग्रैंड डची में आया, जो उस समय यूरोप का एक ताकतवर राज्य था। बाद में पोलैंड के साथ जुड़कर पोलिश लिथुआनियन राष्ट्रमंडल बना। ये दौर बेलारूसी भाषा, संस्कृति के लिए काफी अहम था। अच्छा। लेकिन फिर 18वीं सदी के अंत में जब पोलैंड का बंटवारा हुआ, तो ये जमीनें रूसी साम्राज्य के पास चली गई। तो रूसी प्रभाव बढ़ गया होगा। बिल्कुल, रूसीकरण का दौर था। फिर 20वीं सदी आई, काफी उथल-पुथल रही। 1919 में बेलारूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना और फिर सोवियत संघ में शामिल हो गया। और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। मैंने पढ़ा है कि बेलारूस पर इसका असर बहुत ही भयानक था। भयानक, हाँ। ये शायद बेलारूस के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर था। नाजी जर्मनी ने कब्जा किया और यहाँ इतनी तबाही हुई, अंदाजा है कि देश ने अपनी 1/4 आबादी खो दी थी। 1/4? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज्यादा। शहर, गांव सब तबाह हो गए थे। ये दर्द आज भी वहां की यादों का हिस्सा है। और फिर 1991 में सोवियत संघ टूटा और बेलारूस ने आज़ादी का ऐलान किया। तो ये पूरा सफर, मतलब साम्राज्यों का हिस्सा होना, युद्ध झेलना, फिर आज़ादी, ये सब आज के बेलारूस को समझने के लिए ज़रूरी है। सही है।
इस पृष्ठभूमि के साथ देखें तो आज की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? आपने बताया राष्ट्रपति प्रणाली है। हाँ, राष्ट्रपति प्रणाली है और अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो 1994 से लगातार राष्ट्रपति हैं। 1994 से? ये तो बहुत लंबा समय हो गया। जी, काफी लंबा कार्यकाल है। अब यहाँ पर हमें वो बात भी कहनी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बताते हैं, पूरी निष्पक्षता से। स्रोतों के मुताबिक बेलारूस पर अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन, विपक्ष को दबाने और चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, ये आलोचना सुनने में आती है। और इसी वजह से इसे कई बार यूरोप की आखिरी तानाशाही जैसा लेबल भी दिया गया है। ये साफ कर दें कि ये जानकारी और विश्लेषण स्रोतों पर आधारित है, ये हमारी अपनी राय नहीं है। बिल्कुल, ये रिपोर्टिंग है। और एक और बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, स्रोत बताते हैं कि वहां आज भी सोवियत जमाने की खुफिया एजेंसी केजीबी काम कर रही है, उसी नाम से। हाँ, ये वाकई में एक अनोखी बात है। सोवियत संघ टूटने के बाद बाकी लगभग सभी देशों ने अपनी सुरक्षा सेवाओं के नाम, उनका ढांचा सब बदल दिया। लेकिन बेलारूस ने केजीबी नाम बनाए रखा। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये एजेंसी आज भी देश की अंदरूनी सुरक्षा, मतलब राजनीतिक विरोध पर नजर रखने, असंतोष को काबू में रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये लंबा कार्यकाल केजीबी जैसी संस्थाओं का बने रहना ये दिखाता है कि बेलारूस ने आज़ादी के बाद भी सोवियत व्यवस्था के कुछ तत्व जारी रखे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होती है, खासकर 2020 के चुनावों के बाद जो हुई, हाँ, वो काफी विवादित थे। हाँ, वो इसी कंट्रोल और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की कमी को लेकर होती है। और ये सब देश की राजनीति और बाहरी दुनिया से उसके रिश्तों पर गहरा असर डालता है। समझ गई। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। मुख्य उद्योग कौन से है रहा? देखिए, मशीनरी बनाने में ये काफी आगे हैं, खासकर ट्रैक्टर, बड़े ट्रक वगैरह। अच्छा, वो बेलारूस ट्रैक्टर मशहूर है। हाँ, वही। फिर कृषि एक बड़ा सेक्टर है, आलू, डेयरी उत्पाद, इसमें ये काफी अच्छा करते हैं। रसायन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। लेकिन एक बात जो बार बार आती है वो है रूस पर बहुत ज्यादा निर्भरता। हाँ, ये एक सच्चाई है। और हाल के सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं उनसे मुश्किलें बढ़ी हैं। ये निर्भरता और प्रतिबंध कैसे जुड़े हैं? अब बहुत ज्यादा है। बेलारूस अपनी ऊर्जा जरूरतें, खासकर गैस और तेल, काफी हद तक रियायती दरों पर रूस से लेता है। अच्छा। और बदले में रूस बेलारूसी सामानों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। तो ये एक तरह की लाइफलाइन है। पर यह बेलारूस को राजनीतिक तौर पर भी रूस के करीब रखती है। और प्रतिबंध ज्यादातर पश्चिमी देशों ने लगाए हैं। EU, अमेरिका, UK, कनाडा, ये राजनीतिक वजहों से लगे हैं, जैसे 2020 के चुनाव और उसके बाद की घटनाएं, या फिर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने पर। इनका निशाना सरकारी कंपनियां, बैंक, कुछ खास लोग होते हैं। इससे होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुश्किल हो जाता है, बाहर से निवेश आना कम हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच घट जाती है, अर्थव्यवस्था पर दबाव तो पड़ता है। तो मतलब अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। एक तरफ रूस से नजदीकी, दूसरी तरफ पश्चिम से तनाव। बिल्कुल। दुनिया के मंच पर बेलारूस की यही स्थिति है। रूस सबसे करीबी दोस्त, सहयोगी, रक्षक, और यूरोपीय संघ, अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत तनाव वाले हैं, खासकर मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दों पर। क्या वो चीन की तरफ भी देख रहे हैं? हाँ, कुछ हद तक चीन के साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश हो रही है, शायद पश्चिमी दबाव को कम करने के लिए। लेकिन रूस वाला फैक्टर अभी भी सबसे अहम है। ठीक है, अब थोड़ा समाज और संस्कृति की बात करें। धर्म का क्या सीन है वहां? ज्यादातर लोग रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, जिनका जुड़ाव मॉस्को से है। लेकिन देश के पश्चिमी हिस्सों में कैथोलिक धर्म मानने वाले भी काफी हैं। ये पोलैंड और लिथुआनिया के साथ जो पुराना जुड़ाव रहा है, उसका असर है। और भाषा का मामला? आपने बताया था रूसी ज्यादा चलती है। हाँ, वो थोड़ा पेचीदा है। आधिकारिक दोनों हैं, बेलारूसी और रूसी। बेलारूसी भाषा पहचान का प्रतीक है, पर असल में शहरों में, दफ्तरों में रूसी ही हावी है। सोवियत असर? हाँ, सोवियत काल का असर और रूस का सांस्कृतिक प्रभाव भी। हालांकि कुछ लोग अब राष्ट्रीय पहचान के लिए बेलारूसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी है? शिक्षा का स्तर तो पारंपरिक रूप से काफी ऊंचा रहा है। साक्षरता दर 99% से ज्यादा है। ये सोवियत सिस्टम की एक अच्छी देन मानी जाती है। हाँ, ये तो है। तकनीकी और विज्ञान की पढ़ाई पर काफी जोर रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी ज्यादातर सरकारी हैं, बेसिक इलाज मुफ्त मिलता है। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या स्पेशलाइज्ड इलाज में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर प्रतिबंधों के बाद। अच्छा, और अगर हम थोड़ी रोजमर्रा की संस्कृति की बात करें, लोक संगीत, नाच गाना, वो पारंपरिक कपड़े,
हाँ, लोक कलाएं बहुत जीवंत है वहाँ। संगीत, नृत्य, हाथ की कढ़ाई, लकड़ी का काम, ये सब पीढ़ियों से चला आ रहा है। खाने में क्या खास है? खाने में आलू का बोलबाला है। ड्रानिकी नाम की एक डिश है, आलू के पैनकेक जैसे, बहुत मशहूर है। और बोर्श, चुकंदर का सूप, वो भी खूब बनता है, अलग अलग तरीकों से। और मैंने सुना है मिन्स्क शहर बहुत साफ सुथरा है, सड़कें चौड़ी हैं। हाँ, ये बात सही है। दूसरे विश्व युद्ध में मिन्स्क लगभग पूरा तबाह हो गया था। उसे फिर से बड़े पैमाने पर बनाया गया, तो आपको वहाँ सोवियत स्टाइल की बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखेंगी। लेकिन शहर काफी व्यवस्थित और आधुनिक भी लगता है। लेकिन एक दुखद पहलू भी है, चेरनोबिल। वो परमाणु हादसा यूक्रेन में हुआ था, पर उसका असर बेलारूस पर बहुत ज्यादा पड़ा था, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। चेरनोबिल प्लांट बेलारूस बॉर्डर के बिल्कुल पास था, और हवा का रुख ऐसा था कि लगभग 70% रेडियो एक्टिव धूल बेलारूस की जमीन पर आ गिरी। 70%? हाँ, देश का लगभग चौथाई हिस्सा, खासकर खेत और जंगल, बुरी तरह प्रदूषित हो गए। लाखों लोग प्रभावित हुए, बहुतों को घर छोड़ना पड़ा, सेहत पर उसका लंबे समय तक असर रहा, जमीन बेकार हो गई। वो दर्द और उसका असर आज भी महसूस होता है। ये आज के बेलारूस की कहानी का एक बहुत अहम दुखद हिस्सा है। तो आज हमने इतनी सारी बातें की, इन सब का क्या मतलब निकालें? हमने देखा कि बेलारूस एक ऐसा देश है जिसे उसके भूगोल ने, मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच होने ने, हाँ, उसके इतिहास ने, जिसमें साम्राज्य भी थे, युद्ध भी थे, हाँ। और उसकी आज की राजनीति ने, मतलब लंबे समय से एक ही नेता, रूस पर निर्भरता, इन सब ने मिलकर घड़ा है। सही कहा। चुनौतियां हैं, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अर्थव्यवस्था की मुश्किलें हैं, मानवाधिकारों के सवाल हैं, पर दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी आबादी है, तकनीकी क्षमता है, और अपनी एक गहरी सांस्कृतिक पहचान भी है। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है कि भविष्य में बेलारूस क्या करेगा। वो रूस के साथ अपने गहरे रिश्तों और पश्चिम के साथ जो तनाव है, उसमें संतुलन कैसे बनाएगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो बाहरी दबाव है, अंदरूनी नियंत्रण का माहौल है, उसमें उसकी अपनी पहचान, उसकी संस्कृति, क्या वो पनप पाएगी या और दब जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये सवाल हैं जिनका जवाब आगे मिलेगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम बेलारूस को सिर्फ हेडलाइन से ना देखें या सिर्फ एक नज़रिए से ना समझें। ये एक जटिल देश है, इसकी अपनी कहानी है, अपने लोगों की उम्मीदें हैं। उसे समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। बिल्कुल।